गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? जिंदा हो? ठीक है, चलो। हाँ बेटे, मेरी कृपा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। शुरू करें? कैपिटल, कैपिटल के बाद बेटे अगला आइटम कौन सा था हमारा? नेट इनकम। इनकम और एक्सपेंस यही था ना? हाँ, तो कल बात कर रहे थे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। लिखना शुरू करें। इनकम के केस में इंक्रीज इन नेट एसेट विदाउट चेंज इन इक्विटी। इक्विटी के आगे ब्रैकेट में लिखें कैपिटल। अगर आपकी नेट एसेट इंक्रीज हो जाती है, नेट एसेट का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर कैपिटल जो आपकी इन्वेस्टेड है या जो भी आपकी नेट एसेट है, नेट एसेट अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है लेकिन कैपिटल के कारण नहीं हुई है नेट एसेट चेंज। आपकी नेट एसेट इंक्रीज जरूर हुई है लेकिन आपकी नेट एसेट इंक्रीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण या कैपिटल इंक्रीज होने के कारण आपकी नेट एसेट चेंज नहीं हुई है। नेट एसेट इंक्रीज हुई है किसी और पर्पज से। तो कोई और पर्पज क्या होता है? कभी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नेशनल इनकम वाला कोई चैप्टर होता था क्या इकोनॉमिक्स में? पढ़ा है सबने? ठीक है, वो जिसमें जीडीपी ईडीपी कैलकुलेट करते थे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ कैलकुलेट किया था क्या? हाँ किया था सर, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। एक मिनट के लिए सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब कैपिटल कितनी थी आपकी? 5 लाख। यानी बिजनेस के अंदर नेट एसेट कितनी थी आपकी? 5 लाख रुपीज़ की नेट एसेट थी। एट द एंड ऑफ ईयर फिर आपने वैल्यूएशन किया कि भाई हमारे बिजनेस में कितने रुपए की नेट एसेट है। तो एट द एंड ऑफ ईयर पता लगता है यू आर हैविंग द नेट एसेट वर्थ रुपीज 7 लाख। अब आपकी नेट एसेट कितनी है? 7 लाख रुपीज़ की नेट एसेट है। तो बिजनेस के अंदर एसेट तो बढ़ गई आपकी, कितने से इंक्रीज हो गई? 2 लाख रुपीज़ से आपकी एसेट इंक्रीज हो गई। ये एसेट इंक्रीज क्यों हुई होगी? पहला तो रीजन ये हो सकता है कि प्रोप्राइटर ने अपनी और पर्सनल एसेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, क्योंकि नेट एसेट हमेशा किसके बराबर होती है? कैपिटल के बराबर होती है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रोप्राइटर का इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख का। हो सकता है कि करंट ईयर में प्रोप्राइटर ने 2 लाख रुपए और एडिशनल इन्वेस्ट कर दिए हो, और 2 लाख का अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा तो ईयर एंड में फिर क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग नेट एसेट कितनी हो जाएगी आपकी? 7 लाख की। ऐसा नहीं हो सकता कि साल भर में हमने कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो परफॉर्म करी होगी। मान लो किसी का ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उसने साल भर में क्या किया होगा? ट्रेडिंग बिजनेस है तो साल भर में उसने बाइंग और सेलिंग करी होगी, यही किया होगा ना साल भर में उसने। 10 का सामान मतलब 10 में खरीदा होगा, 15 में बेचा होगा, 10 में खरीदा होगा, 20 में बेचा होगा, 10 का खरीदा होगा, 25 में बेचा होगा, 30 में बेचा होगा, यही काम किया होगा उसने। अब यहाँ पर बाइंग में उसने जो भी पैसे खर्च किए होंगे ये क्या होगी आपके लिए? कॉस्ट या एक्सपेंस। सामान को बेचा होगा तो जो पैसे मिले होंगे उसको आपने कह दिया सेल प्रोसीड। इतना ठीक है? डेफिनेटली सेल प्रोसीड नॉर्मली बिजनेस के अंदर तो ज़्यादा ही होता है कॉस्ट से। अब सेल प्रोसीड ज़्यादा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कम रही होगी, तो ये क्या निकला होगा आपका? प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खूब प्रॉफिट कमाया हो लेकिन प्रॉफिट आपने बिजनेस में से विड्रॉ नहीं किया। आपने प्रॉफिट अपने घर लेके नहीं गए। होता था ना ड्राइंग, कैश विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज नोन एज व्हाट? ड्राइंग्स। ऐसा होता था ना। तो आपने इस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया, आपने इस प्रॉफिट को अपने पर्सनल पर्पस के लिए घर लेके नहीं गए आप, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट क्या होगा? बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट ही हो जाएगा। भाई प्रॉफिट के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो इस प्रॉफिट को खर्च कर दिया जाए और या तो ये प्रॉफिट आपके बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट हो जाए। दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो है भी नहीं वैसे भी। तो अगर आपने मान लेते हैं साल भर के अंदर 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट को आपने विड्रॉ नहीं किया, अपने घर लेके नहीं गए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? री इन्वेस्ट हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर अगर री इन्वेस्ट हो गया तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगी आपकी? नेट एसेट तो वैसे भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। और ये काम ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, ये काम बिल्कुल आपने किया भी है पहले। जब कभी आपने बचपन में पहले तो बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते थे आप, और नेट प्रॉफिट आप इसके अंदर ऐड करके दिखाते थे। तब जाके क्या कैलकुलेट होती थी? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होती थी, हाँ या ना? सोच के देखो, साल के शुरू में कैपिटल कितनी है? 5 लाख।
करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई 7 लाख, बढ़ गई ना 7 लाख। ओपनिंग कैपिटल को ओपनिंग नेट एसेट कहा जा सकता है, क्लोजिंग कैपिटल को क्लोजिंग नेट एसेट कहा जा सकता है। क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, दैट मीन्स क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज मोर देन ओपनिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो बताओ ये नेट एसेट कैसे बढ़ गई बेटे, ड्यू टू प्रॉफिट, बढ़िया ना प्रॉफिट, ऐसे ही होता है यहाँ पर। इसके बाद कभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे ही होता था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब यहाँ पर जब भी आप प्रॉफिट अर्न करते थे तो हमेशा प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे आप, या जब भी कोई लॉस हुआ हमेशा लॉस को कहाँ से माइनस करके दिखाते थे, क्लोज कैपिटल में से ही माइनस करके दिखाते थे। तो व्हेनेवर देयर विल बी द प्रॉफिट इट विल बी रिवॉर्ड फॉर बिजनेस। बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू करके बहुत बड़ा रिस्क लिया है, इस रिस्क के लिए कुछ ना कुछ तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और एक बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड हमेशा क्या होता है उसका प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट के ऊपर अल्टीमेटली अधिकार किसका होगा, हु विल क्लेम द राइट्स ओवर दिस प्रॉफिट, डेफिनेटली ओनर्स ऑफ द बिजनेस विल क्लेम द प्रॉफिट। तो या तो ओनर इस प्रॉफिट को विड्रॉ करके अपने घर लेके चले जाएं, लेकिन अगर ओनर ने इस प्रॉफिट को विड्रॉ करके घर लेके नहीं गए, इसका मतलब ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर क्या हो गया, रीइन्वेस्ट हो गया, और रीइन्वेस्ट होने के कारण आपकी नेट एसेट इंक्रीज हो जाती है। अब अगर मैं कहूं कि कुल मिला के ऐसा हुआ है कि साल के शुरू में 5 लाख रुपीस की कैपिटल थी, ईयर एंड में 7 लाख रुपीस की कैपिटल या नेट एसेट है, लेकिन प्रोप्राइटर ने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो कैपिटल किसके कारण इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट के कारण इंक्रीज हुई है। और ये जो प्रॉफिट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम। पहली बात तो अच्छा सर इसको इनकम कहते हैं, तो फिर सेल्स को क्या कहते हैं, होता था ना जब आप 11th क्लास में थे तो फिर कहा गया नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऐसा पढ़ते थे ना आप। फिर इस रूल के हिसाब से मैडम ने कहा देखो सेल्स क्या है तुम्हारी, इनकम, इनकम है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट, इसलिए एंट्री बनाते समय सेल्स अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ पढ़ते थे कि नहीं। तो सर आप तो कह रहे हो जो प्रॉफिट है वो हमारी इनकम है, डेफिनेशन पढ़ के देखो ना क्या लिखा है मैंने। अरे कोई बात नहीं, हाँ डेफिनेशन पढ़ के देखो क्या लिखा है। इनकम की डेफिनेशन क्या लिखी है, इंक्रीज इन नेट एसेट विदाउट चेंज इन इक्विटी और कैपिटल, इतना ठीक है। इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, मैंने तो प्रॉफिट को इनकम कहा है, और आप तो बेटे सेल्स को अपनी इनकम कहा करते थे, इंटरेस्ट को अपनी इनकम कहा करते थे, रेंट को अपनी इनकम कहा करते थे, ऐसे होता था ना, डिविडेंड को अपनी इनकम कहा करते थे। तो सर फिर वो क्या था, तो सेल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, एक्चुअली इनको हम लोग इनकम नहीं कहते, इनको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं हम लोग, रेवेन्यू। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो जब आप कहते हैं इनकम, तो इनकम का मतलब सेल्स या कमीशन या रेंट या इंटरेस्ट नहीं होता। इनकम का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस इज नोन एज व्हाट, इनकम ऑफ द बिजनेस। ठीक सर, लेकिन फिर बचपन में तो हमको इनको इनकम पढ़ा दिया था, ऐसा थोड़ी ना होता, हमको बचपन में गलत पढ़ाया था। गलत नहीं पढ़ाया था बेटे, तुम सोचो ना टीचर की मजबूरी सोचो, आप 11th क्लास में आए हो, पहली जिंदगी में पहली बार तो तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उसके पहले कभी डेबिट क्रेडिट सुना था क्या 9th और 10th में। ICSE बोर्ड में अगर आप पढ़ते हो तो बात अलग है, उसमें 9th 10th में ही अकाउंटिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग कहाँ जाती है, 9th 10th में ही आ जाती है। 11th क्लास में जिंदगी में पहली बार तो तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, अब तुमको रेवेन्यू, तुमको सेल्स के बीच में और इनकम के बीच में और प्रॉफिट के बीच में कहां से डिफरेंस समझा लेता कोई टीचर। 10th से जरी बड़ी मुश्किल से तो पास हो गए, तुम बता अच्छे मार्क्स से पास हुए थे, लेकिन बड़ी मशक्कत करके 10th से पास होके कहां पे आए थे, 11 ले लिया तुमने कॉमर्स, आके बैठ गए टीचर के सामने, कराओ एंट्री, हमको सिखाओ, हमको एंट्री। अब टीचर तुमको क्या सिखाएगा उस समय, तुमको अभी प्रॉफिट नहीं मालूम, लॉस नहीं मालूम, एसेट नहीं मालूम, लायबिलिटी नहीं मालूम, कैपिटल का मतलब नहीं मालूम। इसके बाद अब उसको अब टीचर तुमको क्या बोले, सेल्स रेवेन्यू है लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो तुम्हारी इनकम है। पॉसिबल नहीं था ना बस उस समय तुम्हारी उम्र छोटी थी, सोचने का दायरा कम था, उस समय सोच नहीं सकते थे तुम ज्यादा। इसलिए टीचर को चीजें समझाने के लिए जो वर्ड ठीक लगा वो वर्ड उसने बता दिया, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड हम लोग अपनी डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते, लेकिन इनकम वर्ड तो अपन डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। तो उस समय टीचर की मजबूरी थी कि वही वर्ड वो यूज करे जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में अक्सर सुनते हैं, ताकि आपको बात जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन अब बात हो रही है प्रोफेशनल बनने की, और प्रोफेशनल बनना है तो थोड़ा तो बेटे इन सब चीजों को देख के चलना ही पड़ेगा। तो अगर अकाउंटिंग करते समय अभी भी आप सेल्स को, इंटरेस्ट को, डिविडेंड को, इन सबको अगर आप अपनी इनकम कह देते हैं तो गलती नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये सब किसके अंदर आता है, आपके रेवेन्यू के अंदर आता है। और जब भी बात होगी नेट प्रॉफिट की या इनकम की, तो इनकम का मतलब हमेशा क्या होगा,
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम लोग, इनकम, और लॉस को क्या कहते हैं, निगेटिव इनकम। इतना ठीक है, पक्का, ठीक है। उसके बाद इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में तो लिखने का कोई मतलब ही सेंस नहीं बनता, फिर भी लिख दूं एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। बताओ बेटे एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या लिख देनी चाहिए। एक्सपेंसेस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड, monetary value of sacrifices made for generating revenue। आपने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी सेक्रीफाइस किए होंगे उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू वो आपके लिए क्या कहलाएगी, एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है, सेल्स। कोई भी अगर एक ट्रेडर है तो उसका मेन काम क्या है, गुड्स खरीदो, प्रॉफिट ऐड करो और गुड्स को बेचो। तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन सा उसके लिए, सेल्स। लेकिन सेल्स करने के लिए और वहां से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गुड्स खरीदना भी तो पड़ेगा, और खरीदने के लिए पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे आपको। फिर बिजनेस के रनिंग के लिए, बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए अलग से और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है, ताकि किसी भी तरह से रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। तो अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस हो जाएगी। इतना क्लियर है। सो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ योर अकाउंटिंग, जिनको हम लोग मिला के क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग। इतना ठीक है। तो क्या क्या हो गया बेटे, ये मेरा बेसिक है, जितना बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए ताकि उसके बाद आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहले कहाँ से शुरू की थी हमने कहानी, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से शुरू होगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उनको पहले आइडेंटिफाई करके देखना है कि ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट्स है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर दे आर ऑफ द फाइनेंशियल नेचर और नॉट। इतना ठीक है, पक्का। सर ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है या अगर कोई इवेंट होता है तो उस ट्रांजैक्शन या इवेंट के होने के कारण ये चेक करो क्या आपकी कोई एसेट इंक्रीज हुई, या आपकी कोई एसेट डिक्रीज हुई, या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, या आपकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हुई, या आपकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हुई, या आपकी एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज हुए। अगर इनमें से किसी के ऊपर भी चेंज आया होगा तो फिर ये ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का। अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर दो। ठीक, अब मान लो बेटे थोड़ी देर के लिए रतन टाटा साहब मर गए, भगवान ना करे ऐसा हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन रतन टाटा साहब आज की डेट में मान लो रात को खबर आती है रतन टाटा साहब मर गए, तो टाटा ग्रुप के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ये। लेकिन क्या इस लॉस की मॉनेटरी वैल्यू निकाली जा सकती है, पहले तो नहीं निकाली जा सकती। दूसरी चीज, अगर रतन टाटा साहब की डेथ हो जाती है तो क्या टाटा ग्रुप की एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम या एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, कहानी खत्म। आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया $1 लाख US का, ठीक है, $1 लाख US का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल गया। अब ये ऑर्डर ही मिला है और तो कुछ नहीं हुआ ना, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हुई क्या, लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा, कैपिटल कहीं से चेंज हुई, इनकम एक्सपेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है नहीं है, तो इसको अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर मिलने के बाद जब अपना एक्सपोर्ट का ऑर्डर फुलफिल कर देंगे, गुड्स डिस्पैच कर देंगे, तब उस समय आपकी एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इतना ठीक है। तो अगर पता करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, तो सीधे सीधे उसका इंपैक्ट किसके ऊपर चेक करो, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल के ऊपर चेक कर लो। इन पांचों में से किसी भी एक आइटम के ऊपर अगर इसका इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का है, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर इनमें से किसी के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, इसका मतलब ट्रांजैक्शन इज ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर, देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो हो गई स्टेप नंबर 1। क्या हो गई आपकी, आइडेंटिफिकेशन। आगे चले, आइडेंटिफिकेशन के बाद था जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होगा तो पहली बार कहीं ना कहीं उसे अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। और पहली बार रिकॉर्डिंग हमेशा अक्सर कहां पर होती है, जर्नल प्रॉपर में होती है।
हाँ, आगे जाके आप अपने जर्नल प्रॉपर की सब डिवीजन करने तो बात अलग है, लेकिन ट्रांजैक्शन पहली बार कहां पर होनी चाहिए? जर्नल प्रॉपर में, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगी फिर? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके थ्रू होगी? लेजर पोस्टिंग के थ्रू होगी। आप जो लेजर पोस्टिंग करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद आप क्या बनाना शुरू करेंगे? समरी। समरी का पहला पार्ट हमेशा क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आप साल भर के ट्रांजैक्शन को कंसाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग द प्रोसेस ऑफ समराइजेशन। आप पूरे के पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की समरी बना रहे होते हैं वहां पर, सो दैट इज नोन एज व्हाट? समराइजेशन। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगली जो स्टेप होती है वो होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज की। एडजस्टमेंट एंट्री दैट मींस आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एडिशनल बैड डेट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब जितना भी है ये सब किसके अंदर आता है? आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर आ जाता है। तो पहले क्या बना? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये देखा जाता है कि क्या कोई एडजस्टमेंट करना बाकी है। पता लगा हाँ अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमें अगले महीने पे करना है, इस महीने तो नहीं पे कर रहे, कब पे करना है? अगले महीने पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज वन ऑफ योर एडजस्टिंग आइटम। तो फिर आपने अपने एडजस्टमेंट ढूंढना शुरू किए। एडजस्टमेंट ढूंढने के बाद उनकी भी एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाएगी। कभी आपने पढ़ा भी होगा एडजस्टमेंट एंट्रीज, पढ़ते थे कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनाते थे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसी एंट्री बनी थी कि नहीं बनी थी? 11, हाँ ट्रेडिंग, मैंने क्या बोल दिया? अच्छा उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, तो एंट्री बनाई होगी आपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसी बनाई थी ना आपने एंट्री? हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं एक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउट। अच्छा तुमने किया क्या था ये बताओ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करके दिखाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते थे, हाँ या ना? फाइनल अकाउंट के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हो आप? अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिना एंट्री के छेड़छाड़ हो सकती है, कहानी खत्म। तो कहीं ना कहीं तो एंट्री बनी होगी ना, तुमने नहीं बनाई वो बात अलग है, तुमने शॉर्टकट में ऊपर के ऊपर ही निपटा दिया वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो जितने आपके एडजस्टमेंट होते थे ना ट्रायल बैलेंस के नीचे, सबकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। पहले सबकी पहले एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, फिर उन एडजस्टमेंट एंट्री को पिछले बने हुए ट्रायल बैलेंस के साथ में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हालांकि ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, एकेडमिक अकाउंटिंग साइकिल थोड़ा सा अलग होता है अपना। अकाउंटिंग एकेडमिक साइकिल, सॉरी एकेडमिक अकाउंटिंग साइकिल में हम लोगों ने कभी पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। हमारे पास में जो ट्रायल बैलेंस आया और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आई उसी को इनकॉर्पोरेट करके हमने क्या बना दिया? अपने फाइनल अकाउंट बना दिए। So we never prepared the post adjusted trial balance, but in the real life पहले क्या बनेगा यहाँ पर? पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा सारे एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। फिर पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाए तो उसके बाद फाइनली आप क्या बनाना शुरू करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या इंक्लूड होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा आएगा? बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। एनपीओ के लिए क्या हो सकता है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनियां क्या नाम लिख देती हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? तो जितनी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो ऊपर नाम क्या लिखने लगी आजकल वो लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना ठीक है? ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या दिखाओगे आप? साल भर में कितना कैश आया और साल भर में हमने कहां कहां कितना कितना कैश खर्च किया, इसका पूरा आपको एक समराइज्ड फॉर्म में स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एंट्री के लिए, हर एंटिटी के लिए कंपलसरी है? नहीं, सिर्फ उन्हीं एंटिटीज के लिए कंपलसरी है जिन्हें कंपनीज एक्ट 2013 ने या इंडिया के किसी और कानून ने बनाने के लिए कह रखा है, उनके लिए तो कंपलसरी होगा। बाकी एंटिटीज बनाना चाहे तो वॉलंटरी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आखिरी में क्या था? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। सो दीज आर ऑल these 5 आइटम will be included and the whole bunch of these statement will be known as what? Financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के बाद फिर हम गए थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बीच में पहला फर्क क्या था?
अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की या तो इनफ्लो हो रही हो या तो आउटफ्लो हो रही हो और या तो फिर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो रही हो, तो फिर ये बिजनेस एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन। नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, तो फिर ये क्या होगा आपके लिए? इवेंट। इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर ये देखो कि जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं है तो इवेंट, बराबर है, ठीक है। उसके बाद और अगर देखना है तो ट्रांजैक्शन अपने आप में क्या होती है? होल प्रोसेस होती है, लेकिन इस प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? इवेंट होता है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग की। फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ 5 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। एसेट की डेफिनेशन क्या थी? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी। इतना ठीक है? फिर दूसरी डेफिनेशन पे गए थे, कौन सी? लायबिलिटी। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है ना? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों? क्योंकि पहले आपने कोई हरकतें बटकी है, पास्ट इवेंट, और इसके सेटलमेंट के लिए आपको अपनी कोई ना कोई एसेट उठा के देनी पड़ेगी, इसलिए लिख दिया सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसके बाद हम किस पे आए? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? नेट एसेट ओन्ड बाय प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। फिर किस पे आए अपन? इनकम पे। इनकम का मतलब क्या? इंक्रीज इन नेट एसेट ऑफ द इंक्रीज इन नेट एसेट विदाउट चेंज इन इक्विटी इज नोन एज व्हाट? इनकम। एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या थी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड फॉर जनरेटिंग इनकम इज नोन एज व्हाट? एक्सपेंसेस। लॉसेस की डेफिनेशन? सर दोनों एक ही होते हैं? हाँ, दोनों एक ही होते हैं। अकाउंटिंग करते समय हम लॉसेस को और एक्सपेंसेस को दोनों को एक ही जैसा मानते हैं, क्योंकि लॉसेस की अकाउंटिंग भी वही होनी है जो किसकी अकाउंटिंग होनी है? एक्सपेंसेस की। लेकिन फिर भी अगर किसी ने डेफिनेशन पूछ ही लिया कि नहीं तुमको डेफिनेशन बतानी पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं मानते कि तुम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो बोल देना इनकम की डेफिनेशन क्या बताई थी? इंक्रीज इन नेट एसेट। तो लॉस की डेफिनेशन क्या बता देना? डिक्रीज इन नेट एसेट विदाउट चेंज इन इक्विटी इज नोन एज व्हाट? लॉस। कहानी खत्म। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? पक्का? डन? अच्छा। कल एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करी थी, गोइंग कंसर्न। क्या था? ईयर एंड ईयर तो बोलना ही मत। ईयर एंड ईयर बोल दिया तब तो ऐसा है कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है ना? अपन मर जाएंगे लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। वो किताबों में लिखने को बहुत अच्छा है। ठीक है ना? अमिताभ बच्चन साहब का एक पुराना गाना था, किताबों में छपते हैं मोहब्बत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। तो ये ईयर ऑन ईयर वाली जो बात है ना, ये मोहब्बत के किस्से हैं बेटा। ठीक है? हकीकत की दुनिया में ईयर ऑन ईयर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक? भाई प्रैक्टिकल बताओ ना। तुम कह रहे हो कि हम अकाउंटिंग करते समय अज्यूम करेंगे कि बिजनेस ईयर बाय ईयर बेसिस पे कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई जरूरी थोड़े ना है। कितने धंधे चालू है, कितने तो बंद हो गए कोविड में। कोविड के पहले इंडिया को यूनिकॉर्न हब माना जा रहा था। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बिजनेस, नए बिजनेस खुल रहे थे, वो कहां खुल रहे थे? इंडिया में। और सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न कंपनीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज निकल के आई, तो कहां निकल के आई? इंडिया में। कोविड ने बेटे सारी यूनिकॉर्न कंपनी की हवा निकाल दी 5 मिनट के अंदर। 2 साल के अंदर सबको बता दिया कि तुम कितने बड़े यूनिकॉर्न हो, तुम्हारे सींग कितने बड़े हैं, और तुम्हारा सींग कहां तोड़ के कहां फेंक दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आखिरी में तुम सिंपल घोड़े रह जाओगे, यूनिकॉर्न का स्टेटस तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा। 2 साल के कोविड ने बेटे सिर्फ इंसानों को नहीं निपटाया, यूनिकॉर्न को भी निपटाया है प्यार से। ठीक? तो ऐसी कंडीशन में क्या 2 साल के कोविड के पीरियड में बिजनेस बंद नहीं हुए? अबे दुनिया की छोड़ो, अपने घर के आसपास में देख लो कितने बिजनेस बंद हो गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कहना, हाँ इतना जनरल अजम्पशन है कि जहां तक का फ्यूचर हम देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या लिख दिया गया? फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल मतलब जहां तक फ्यूचर देखा जा सके। तो नियर फॉरसीएबल फ्यूचर में बिजनेस ना तो शटडाउन होगा, ना तो हमारी ऐसी कोई जरूरत है कि हमको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ना तो ऐसी कोई कंडीशन बनी है, ना तो हमारी ऐसी कोई जरूरत है, ना तो हमारी ऐसी कोई इंटेंशन है कि नियर फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। दैट इज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। लिखा कैसा जाएगा? लिखा इसको ऐसे जाता है, इट इज अज्यूम्ड while performing the work of accounting or while preparing the financial statement, it will be assumed that in near foreseeable future business is neither going to shut down nor there is any necessity to curtailing materially in the business operation। यानी ना तो हमारा बिजनेस बंद होगा ऐसी कोई कंडीशन पैदा हुई है, और ना तो हम अपने बिजनेस के बड़े हिस्से को बंद कर देंगे ऐसी हमारी कोई इंटेंशन है।
इसका मतलब नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलता रहेगा। अब सर ये नियर फ्यूचर कितना बड़ा होगा, इसके लिए मैंने कहा जहां तक तुम फ्यूचर देख सकते हो। सर हम कहां तक कितना फ्यूचर देख सकते हैं, एक रीजनेबल कोई एस्टिमेशन भी तो होना चाहिए। तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन दी थी कि भाई नियर फॉरसीएबल फ्यूचर का मतलब आप 12 महीने मान के चलें। अगर आपको इस बात की श्योरिटी लगती है कि फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, तो आप मान ले गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपके लिए एप्लीकेबल है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करके आप अपनी अकाउंटिंग करते रहें। क्योंकि एकदम से ये अज्यूम करना कि कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट पर्सनल जो भी होंगे जो बिजनेस को चला रहे हैं वो 10 साल 15 साल तक का फ्यूचर देख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। 10 साल 15 साल, आजकल तो 5 साल बहुत बड़ा समय होने लगा। 5 साल के अंदर कौन सा बिजनेस कहां कब निपट जाएगा कोई भरोसा नहीं है उसका। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 12 महीने तक हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, अब 12 महीने कब से काउंट करना है, जिस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन से आगे के 12 महीने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आप 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सर हम 12 महीने गिनेंगे, कब से सर 1 अप्रैल 2021 से गिनेंगे। तो वो नियर फोर्सिएबल फ्यूचर नहीं है, वो नियर फोर्सिएबल पास्ट हो गया वो, ठीक है ना। पास्ट पे नहीं जाना, कहां जाने का अपने को, फ्यूचर में। तो 31 मार्च 2022 की अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इस दिन से अगले 12 महीने में देखो कि आपका बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है कि बंद होने वाला है। अगर बंद होने वाला है तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपके काम की नहीं है। विदाउट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है, ठीक। और अगर आप गोइंग कंसर्न को फॉलो किए बिना अपनी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको अपनी सारी एसेट्स किस पे लिखनी पड़ेंगी, रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखनी पड़ेंगी, और आपको अपनी सारी लायबिलिटी किस पे लिखनी पड़ेगी, पेएबल अमाउंट पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन को आप फॉलो करते हैं तब आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को किस पे लिखते रहेंगे, कॉस्ट पे लिखते रहेंगे। तो ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बना, इसका बेसिक पर्पस ये था बताने का कि आप अपनी एसेट की किस वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट पे दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए, इतना ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं है, जब लिखने का समय आएगा तब मैं खुद ही बता दूंगा। तो going concern assumption, while performing the function of accounting, it will be assumed that in the near foreseeable future neither the business is going to shut down nor there is any necessity or intention to materially curtailing business operations, इतना ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का कहना यह था कि जनरली आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कितने का होना चाहिए, 12 मंथ का होना चाहिए, इतना ठीक है। जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड शुड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ, इतना ठीक है। 12 महीने के हिसाब से आप अपनी अकाउंटिंग करते रहें। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि हर एक बिजनेस एंटिटी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितना हो जाए, 12 महीने का हो जाए, सो दैट इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन दोनों को फैसिलिटेट किया जा सके। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कल हमने, कौन सा वाला, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम यही कहते थे कि जब भी हम अपनी अकाउंटिंग का वर्क परफॉर्म करेंगे, अकाउंटिंग का वर्क परफॉर्म करते समय हम हमेशा ये मानेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों दो सेपरेट एंटिटीज हैं, इतना ठीक है। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मान के चलेंगे कि ये दो क्या है, हमेशा सेपरेट एंटिटीज हैं। And we are recording all income, expenses, assets, liability of business only. We are not supposed to record income, expense, asset, liability of the proprietor itself. समझ में आ गई बात। तो that was your separate entity concept, इतना ठीक है। तो ये है तुम्हारा अकाउंटिंग का एक बेसिक फ्रेमवर्क जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर यहाँ पर वोकेबलरी के थोड़े से इश्यूज होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से लेके चलना पड़ता है। आगे चले। अब बेटे वो समय आ गया है कि तुमको कहाँ लेके आ जाया जाए। अब तुमको तुम्हारे मॉड्यूल के स्टडी मटेरियल के दर्शन करा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये है बेटे तुम्हारा मॉड्यूल। हालांकि मॉड्यूल के बारे में, ये स्टडी मटेरियल के बारे में पहले तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही चुके थे, और जो थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी है लाओ बेटे आज कर देता हूँ। वेटेज हमने पहले डिस्कस कर लिया था। पहला टॉपिक कौन सा होगा आपका, अकाउंटिंग फंडामेंटल। ओवरऑल कितना कवर करेगा ये, 30% का सिलेबस कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। तीसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इतना ठीक है। और चौथा पार्ट आपका क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये भी कितना कवर करेगा, 30% का सिलेबस आपका कवर करेगा। तो 30 मार्क्स के लिए यहाँ से, और उसके बाद में 30 मार्क्स के लिए पहला टॉपिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, 15 मार्क्स के लिए दूसरा टॉपिक, 25 मार्क्स के लिए थर्ड टॉपिक कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इतना क्लियर है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। पहला जो चैप्टर है बेटे, पहले चैप्टर के अंदर मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, ठीक। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अभी हमने क्या कवर किया है, तो अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया।
अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या कवर किया है, अकाउंटिंग साइकिल को कवर किया है, ठीक है ना। सिर्फ कितना कवर हुआ है हमारा, अकाउंटिंग साइकिल। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है ना पार्ट नंबर 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इनके अंदर मैंने अभी सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया है। कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ऐसे 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा डिस्कशन हुआ है अभी तक, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा डिस्कशन बाकी है, वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे 1 बाय 1 इसके ऊपर डिस्कशन होता चला जाएगा। इतना ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार बच्चों के मन में एक डाउट ये भी आता है कि सर यहाँ पे 3 नाम क्यों लिखे जाते हैं। पहला नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अरे हाँ, पहला नाम क्या है बेटे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन। इतना ठीक है। सर ऐसे 3 नाम क्यों, ऐसे 3 नाम लिखने के पीछे ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर लॉजिक नहीं है। आप बोलो कि कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको समझाया जा सकता है, जिनके रीजंस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, अकाउंट का टीचर हूँ, कोई अगर मुझसे आता है मेरे पास में और कहता है कि मुझे ये अकाउंटिंग करनी है, इस अकाउंटिंग को कैसे करूँ, मैंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे एंट्री कर लिया करो, ऐसे ऐसे इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी और फाइनल अकाउंट के अंदर इस तरीके से इसका इफेक्ट चला जाएगा। उसने बोला इसको ऐसा ही क्यों करना है, वैसा क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम हैविंग सर्टेन लॉजिक, तो मैंने उसको लॉजिक समझा दिया कि भाई इसके पीछे का लॉजिक ऐसा ऐसा है और इस लॉजिक के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो कई बार जैसे अब आपने कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्यों बना, मैंने समझा दिया लॉजिक। हर एक बिजनेसमैन का अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होगा, तो कंपैरिजन करना यहाँ पर इजी हो जाएगा, कंपैरिजन यहाँ पे फ्रूटफुल होगा और कंपैरिजन के बेसिस पे ही आपके 90% डिसीजन बेस्ड होते हैं। इतना ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिन कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है, जिनके लॉजिक या जिनके रीजंस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और उन रीजन को एक्सप्लेन करने के बाद हर आदमी उन कॉन्सेप्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनको कहा जाता है कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इनको, कॉन्सेप्ट। ठीक सर, ये कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन का अगर मैं आपको हिंदी वर्ड बताऊं तो पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मान्यताएं। कई मान्यता नाम की नाम सुनी मुझे, क्या होता मान्यताएं। सर बड़े बूढ़े बोल गए हैं ऐसा होना चाहिए तो अपन भी मान लेते हैं उनको। अब कौन सी किताब में लिखा है कि मंदिर के अंदर चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते, लिखा है किसी किताब में, नहीं लिखा। लेकिन अब भाई अपने दादा परदादा, उनके दादा परदादा, मतलब पिछली 7 पुश्तों से अपना जो भी खानदान रहा होगा, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे खानदान में कोई भी आदमी आज तक चप्पल जूते पहन के मंदिर के अंदर गया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब दादा परदादा नहीं जाते तो हम क्यों जाएं, हमने भी उतार दिए बाहर, नहीं तो पता लगा उनकी आत्मा दुखेगी वहां पर, ऊपर बैठे बैठे वो रो रहे होंगे कि कैसा नालायक लड़का पैदा किया मैंने, देख चप्पल जूते पहन के आ जा रहा मंदिर के अंदर। मैंने कहा भाई क्यों पुरखों की आत्मा दुखाना और क्यों पितृदोष अपने ऊपर लेना, फिर नासिक जाओ पूजा कराने, कौन इतना झमेला पालेगा। मैंने कहा जूते चप्पल ही उतारना ना, उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर उतार दिया अपन ने। तो कोई नियम कायदा कानून है, कोई इसके पीछे का लॉजिक है, कोई इसके पीछे का रीजन है, फिर भी इस काम को कर रहे हो ना तुम, अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसको कहते हैं हम लोग कन्वेंशन, यानी जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पहले से ऐसा होता आ रहा है, गलत भी नहीं है, कर दिया तो क्या दिक्कत है। ठीक है। अब बेटे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एंट्री बनाते समय पहले डेबिट लिखना है बाद में क्रेडिट लिखना है, क्यों। तेरे को पेट में दर्द हो तो पहले क्रेडिट लिख ले भाई, बाद में डेबिट लिख लेना। अब कोई कानून तो है नहीं वहां की कि हमेशा एंट्री बनाते समय पहले डेबिट ही लिखा जाएगा बाद में क्रेडिट लिखा जाएगा। तेरे को इतना बुरा लग रहा है तो पहले क्रेडिट लिख ले भाई। अब टैली का सॉफ्टवेयर देखा ना आपने कभी, टैली के सॉफ्टवेयर में तो पहले क्रेडिट की एंट्री होती बाद में डेबिट की एंट्री होती। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा पहले डेबिट लिखना, तो उन्होंने पहले क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। हमको अच्छा लगता है पहले डेबिट लिखना, तो हम क्या लिख देते हैं, डेबिट लिख देते हैं। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक समझाऊं मैं। कई क्लास के अंदर आते बेटे, कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं, जब ऑनलाइन क्लास लो ना, कभी ऑनलाइन क्लास में जब खासकर सीए फाउंडेशन के समय देखना, कई बिल्कुल पहले दिन की क्लास में कुछ छटे हुए बदमाश पक्का आएंगे तुम्हारी मेरी क्लास में। और पहला सवाल, सर जैसे क्रेडिट की स्पेलिंग है CREDIT, तो उसका एब्रिविएशन क्या बन गया, CR. वो तो ठीक है, लेकिन डेबिट की स्पेलिंग में तो आर ही नहीं है, फिर उसका एब्रिविएशन DR. क्यों बन गया। मतलब ये इतना खतरनाक सवाल पूछने आते हैं और उनको ऐसा लगता है नया नया टीचर है, आज से पढ़ाना चालू किया है, आज इसको परेशान करेंगे। तो पहले दिन ऐसे ही उटपटांग सवाल पूछते हैं, सर वो लेजर पोस्टिंग करते समय लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट क्यों लिखते हैं, राइट हैंड साइड में क्रेडिट क्यों लिखते हैं। अरे भैया तेरे दादा लिखते थे इसलिए तेरे पिताजी ने भी लिखा, तेरे पिताजी ने लिखा तो तू भी लिख दे।
तेरे को ज्यादा लॉजिक ढूंढना है तो पलटा दे साइड, कौन मना कर रहा है तेरे को? हेडिंग लिख देना, राइट साइड में डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट। इंडियन अकाउंटेंसी में तो ऐसी होता था ना, जो इंडिया में अकाउंटिंग होती थी, महाजनी अकाउंटिंग जिसको कहते थे अपन, वो सिंगल एंट्री बेस्ड होती थी। और सिंगल एंट्री बेस में भी हमारी अकाउंटिंग में भी डेबिट और क्रेडिट होता था, ठीक है। डेबिट को कहते थे नामे और क्रेडिट को कहते थे जमा, ऐसा होता था हिंदी में। और अभी हम डेबिट कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन इंडियन अकाउंटेंसी में डेबिट राइट हैंड साइड में लिखा जाता था, और क्रेडिट हम कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड में। इंडियन अकाउंटिंग की बुक मेंटेन करते समय क्रेडिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता था, ठीक। अब कोई किसी से झगड़ा करने बैठ जाओगे तुम कि नहीं नहीं हम तो ऐसा लिखते थे, तुम हमारी हिंदू भावनाओं को ठोस पहुंचा रहे हो, ठीक है। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा तो अभी हम जय श्री राम बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पुरखे ऐसा। अरे भैया ठीक है, दुनिया चल रही है जिसपे तू भी चल ले, अब इसका कोई लॉजिक थोड़ा ना ढूंढा जा सकता है। तो ऐसे बिना कोई लॉजिक का भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले से फॉलो किया जा रहा है, फॉलो करने में कोई गलती भी नहीं है, इसके अंदर कोई बड़ा इशू भी नहीं है, तो हमने कहा इसको कंटिन्यू कर लो। जिस दिन हमको कोई गलती दिखेगी उस दिन बदल देंगे। आखिरी में अभी तक बैलेंस शीट कैसी बनती है सोच के बताओ। राइट हैंड साइड में एसेट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? लायबिलिटी। 50-60 साल बाद, 70 साल बाद अब अकाउंटिंग की फर्टर्निटी को ये लगा कि इस तरीके से बैलेंस शीट बनाना गलत है, क्योंकि इसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी खत्म हो जाती है। भाई आपके सामने किसी कंपनी की बैलेंस शीट आई है, राइट साइड में एसेट लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखी है, आप उसको समझ सकते हो क्योंकि आपने कॉमर्स पढ़ी है। डॉक्टर साहब कैसा करेंगे? उनको तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या लिखा है यहां पर। वकील साहब क्या करेंगे? अब वकील साहब ने थोड़े ना कॉमर्स पढ़ी है, उन्होंने तो कंपनी के शेयर खरीद लिए थे 10-50, और 10-50 शेयर खरीदने के चक्कर में उस कंपनी की बैलेंस शीट इनके हाथ में आ गई। अब इनको पल्ले नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है वहां पर। फिर वकील साहब बोलेंगे यार ये बैलेंस शीट का मतलब समझाओ, फिर तुम बोलना अरे वकील साहब कैसी बात कर रहे हो, बैलेंस शीट का मतलब समझाओ। एक काम करो, नवनीत सर ना फ्री में क्लास दे रहे हैं, 2 महीने उनकी क्लास लगाओ। यानी अपनी वकालत छोड़ के, काम धंधा छोड़ के सिर्फ बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए वो सीखने के लिए 2 महीने वो आके अकाउंट की क्लास में बैठेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या? नहीं लगता। तो किसी के दिमाग में तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ये। तो अब इन्होंने फॉर्मेट बदल दिया बैलेंस शीट का। अब कंपनी की बैलेंस शीट में पहले क्या लिखा जाने लगा? लायबिलिटी। पहले आप लायबिलिटी की हेडिंग डालो, सारी की सारी लायबिलिटी लिख के दिखाओ, फिर उसके बाद में आप सारी की सारी क्या लिख के दिखाओ? एसेट लिख के दिखाओ। यानी हम लोग जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट यूज करते थे, अब उसकी जगह क्या यूज होने लगा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट यूज होने लगा। अभी सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, धीरे धीरे ट्रेंड बन जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म सारी के सारे बैलेंस शीट ऐसी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को क्या रिकमेंड करेगा? अरे ऐसी मत बनाओ ना, बैलेंस शीट पुराना फॉर्मेट हो गया, मैं तुमको नया फॉर्मेट देता हूं, इसमें भर के दे दो। तो आज नहीं तो कल सबकी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में आ जानी है? वर्टिकल फॉर्म में आई जानी है घूम फिर के। तो हमको कहीं से ऐसा लगा कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, उसके बेसिस पर बैलेंस शीट बना के अगर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए तो लोगों को ऐसी बैलेंस शीट पढ़ने में और समझने में दिक्कत हो सकती है, किसी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हमने उसका फॉर्मेट बदल दिया। तो समय के हिसाब से जब उसके अंदर बुराई दिखेगी तो वैसे ही बदल दिया जाएगा, लेकिन जब तक उसके अंदर कोई बुराई नहीं दिखती तब तक वो जैसा चल रहा है चलने दो ना, तकलीफ क्या हो रही है फिर। तो इसको कहा जाता है कन्वेंशन। सो देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। हिस्ट्री में, पास्ट में 50-100 साल पहले कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसने अकाउंटेंट को सोचने पे मजबूर कर दिया, तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बन गया। और उसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम आज तक फॉलो किए चले जा रहे हैं। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के चक्कर में अब तुम पूछोगे सर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक कुछ नहीं है बॉस इसके पीछे। एक कभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना? कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको अपनी फिक्स्ड एसेट्स किस पर रिकॉर्ड करनी चाहिए? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता था। जनरली फिक्स्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट और द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐसे ही होता था ना आपका। क्यों कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए? अब कोई इसका कारण पूछेगा तो मैं इसका क्या कारण बताऊंगा? इसका कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे एक इवेंट है। इवेंट है 1929 का डिप्रेशन पीरियड। सुना ना कभी ग्रेट डिप्रेशन? अरे सुना है कि नहीं ग्रेट डिप्रेशन? नहीं सुना आज तक? अभी इकोनॉमिक्स में कभी तो पढ़ा होगा, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929। कभी तो सुना मत, चलो ठीक है। डिप्रेशन समझता क्या होता है? जब इकोनॉमी की सारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, सारे बिजनेस बंद होने लगते हैं, लोगों की जेब में पैसे नहीं होता, कमाने को पैसे नहीं होते, भूखे मरते हैं लोग, ठीक है ना, बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन।
तो जब 1929 में, आज तक का सबसे बड़ा जो डिप्रेशन आया वो 1929 में आया था। इतना बड़ा डिप्रेशन था कि लगभग 75% बिजनेस बंद हो गए थे। यूरोप की तो आधी पॉपुलेशन मरने की कगार तक पहुंच गई थी, इतना बड़ा डिप्रेशन था भूख के कारण। भूखमरी से यूरोप के लोग मर रहे थे वहां पर, ये हाल हो गया था। तो जब 1929 में डिप्रेशन के रीजन ढूंढे गए तो वैसे तो बहुत सारे रीजन निकल के आए, लेकिन उनमें से एक रीजन ये भी निकल के आया कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी अकाउंटिंग करते समय अपनी फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। एसेट खरीदी कितने की? 100 रुपए की। मार्केट वैल्यूएशन कितने की हो गई? 500 की। तो उन्होंने अपनी अकाउंट की बुक में कितने लिख दी? 500। अब 100 रुपए की एसेट को 500 में रिकॉर्ड करोगे तो 400 का प्रॉफिट भी तो बुक करना पड़ेगा। तुमने 400 रुपए का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर दिया, 400 रुपीज का तुमने प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर दिया। इससे तुम्हारी एसेट हो गई ओवर वैल्यूड। और एसेट के ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में असल में कंपनियां जितना प्रॉफिट नहीं कमा रही थी उससे ज्यादा प्रॉफिट वो रिपोर्ट कर रही थी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द डिप्रेशन, ऐसा उस समय मान लिया गया। हालांकि इसमें कितना वजन है और कितना नहीं है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे एक वहां पर इवेंट था 1929 का डिप्रेशन पीरियड। उस समय अकाउंटिंग के रूल्स बनाने वालों ने, नियम बनाने वालों ने कह दिया कि आज से कोई भी बिजनेसमैन अपनी फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर अपनी फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करना है तो किस पे रिकॉर्ड करोगे? रियलाइजेबल, सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करना है तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्योंकि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो जो प्रॉफिट आपने अर्न नहीं किया है, जो प्रॉफिट तुमने नहीं कमाया है, वो भी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। उन्होंने रोक दिया। तो ये होता है बेटे आपका दूसरा। इसीलिए अब उसके पीछे इवेंट है, कोई लॉजिक तो है नहीं। अब लॉजिक नहीं है तो मैं तुमको क्या लॉजिक एक्सप्लेन कर लूं, लेकिन 100 साल से ऐसा हो रहा है, आगे भी वैसे ही कर दो, क्या तकलीफ है जब तक बदलता नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग कन्वेंशन। तो जिसका लॉजिक है, समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो क्या हो गया आपके लिए? कॉन्सेप्ट। जिसका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है तो चलने दो, ये क्या हो गया आपके लिए? कन्वेंशन। तो सर ये प्रिंसिपल क्या होता है? या तो कोई लॉजिक है या तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक थ्योरी तो है आपके साथ में। अब थ्योरी को एक्सप्लेन करने का लॉजिक हो भी सकता है और लॉजिक नहीं भी हो सकता। अब उस थ्योरी को अगर लगभग सभी लोग मानने को तैयार हो जाएं तो फिर वो बन जाता है क्या? प्रिंसिपल। सो इफ एवरीबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट थ्योरी and if everybody is ready to accept that theory while performing the work of accounting, while performing the function of accounting, in that condition that theory will automatically known as what? Principle. तो इसलिए यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हुए, इसके अंदर तीनों चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। इतना ठीक है? अरे पक्का? चलो बाकी की कहानी कल। अच्छा, सैटरडे को मेरी क्लास नहीं रहेगी है ना? सैटरडे को, आज क्या है? वेंसडे है ना? हाँ, तो बेटे सैटरडे को आप मेरी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? फिर मंडे से कंटिन्यू होगी।